हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। तो जो लेक्चर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, उसका आज ये अगला लेक्चर है। और इन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का कुछ रिवाइंड करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये लेक्चर उससे कनेक्टेड लगेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में एंटीबॉडी और एंटीजेन्स के बारे में बताया था। आई होप कि आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं फिर से बता दूं। एंटीबॉडी के बारे में मैंने क्या बताया था कि एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन्स हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजेन्स को पहचान कर नष्ट करते हैं। अभी एंटीजेन्स क्या है? शरीर में प्रवेश करने वाले कोई भी रोगाणु, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, वो सभी एंटीजेन्स कहलाते हैं। और एंटीबॉडी वो होते हैं जो इन्हें मारते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी तो एंटीजेंस को ख़त्म करते हैं, तो फिर वो एंटीबॉडी बनते कैसे हैं, ठीक है। एंटीबॉडी कहाँ बनाए जाते हैं और वो कैसे बनते हैं, इसी के बारे में आज मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा करूँगा। और भी काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने हैं। एंटीबॉडी का संरचना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आपको पढ़ना है एंटीबॉडी की क्रियाविधि, कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाली कुछ कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी का संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है उत्पादन होना, बनना। ये एंटीबॉडी बनते कैसे हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी ही ऐसे प्रोटीन्स हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले पैथोजेंस को, रोगाणुओं को मारते हैं। क्लियर है? तो जो ये एंटीबॉडी मारते हैं रोगाणुओं को, ये बनते कहाँ हैं? देखिए, एंटीबॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट्स, जब भी कोई एंटीजन, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जब भी कोई एंटीजन, एंटीजन मैंने आपको बताया क्या होता है, कोई भी रोगाणु। तो जब भी कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है तो एंटीबॉडी का संश्लेषण क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें जो आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है, देन ये बी लिम्फोसाइट्स क्या है? देखो, इसके बारे में तो मैं आगे इसी लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो हड्डी है, अस्थि मज्जा, अस्थि अस्थि में कुछ मज्जा पाए जाते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो दो तरह की कोशिकाएं बनाते हैं। एक बी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग बी सेल कहते हैं, और एक टी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग टी सेल कहते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा में कितने तरह के लिम्फोसाइट बनते हैं? दो तरह के, एक बी और एक टी। यही दोनों एंटीबॉडीज बनाते हैं। दोनों अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीजेंस को मारते हैं। लेकिन मेन जो एंटीबॉडी बनता है वो बी लिम्फोसाइट्स पर ही बनता है, क्योंकि कोई भी एंटीजन जो आक्रमण करता है वो पहले बी सेल पर आक्रमण करता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा कि जब कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है तो एंटीबॉडी का संश्लेषण क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। होता क्या है कि जैसे मान लो कि बी लिम्फोसाइट है और यहाँ पर एंटीजन आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर जो एंटीजन आक्रमण किया है, यहाँ की कोशिकाएं इस एंटीजन के विरुद्ध काफ़ी तेज़ी से गुणन करेगी, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो टूटने लगेंगी, बनने लगेंगी, वो एक्स्ट्रा मात्रा में बनने लगेंगी एंटीजन के विरुद्ध। और क्या बनाएंगी? दो तरह की कोशिकाएं बनाएंगी। एक बनाएंगी मेमोरी कोशिका और एक बनाएंगी प्लाज्मा कोशिका। कौन? वही बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट है, यहाँ पर एक एंटीजन आक्रमण किया तो यहाँ की कोशिकाएं दो तरह की कोशिकाएं बनाएंगी। एक प्लाज्मा कोशिका बनाएंगी और एक मैंने क्या बताया, मेमोरी कोशिका बनाएंगी, ठीक है। प्लाज्मा कोशिका ही मेन एंटीबॉडी बनाएगा जो एंटीजन को नष्ट करेगा, और मेमोरी कोशिका इस एंटीजन को याद रखेगा कि इस प्रकार का एंटीजन शरीर में प्रवेश किया था, ठीक है। तो यही काम होता है, मैंने आपको बताया, जो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। देखो,
ये है बी लिम्फोसाइट। यहाँ पर एंटीजन आक्रमण किया। यहाँ पर एंटीजन जब आक्रमण किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर का जो कोशिका है वो दो तरह की कोशिकाएं टूटकर बन जाएंगी। एक बन जाएगा प्लाज्मा कोशिका और एक बन जाएगा मेमोरी कोशिका। ठीक है, प्लाज्मा कोशिका ही आगे चलकर एंटीबॉडी में बदल जाएगा जो एंटीजन को नष्ट कर देगा, और मेमोरी कोशिका इस एंटीजन को याद रखेगा कि इस प्रकार का एंटीजन शरीर में प्रवेश किया था। और जब एक बार ये एंटीजन नष्ट हो जाएगा और फिर दोबारा शरीर में वही एंटीजन कभी भी प्रवेश करेगा तो मेमोरी कोशिका उसको पहचान लेगी और फिर से एंटीबॉडी बनवा कर उसको नष्ट करा सकती है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है। देखो, प्लाज्मा कोशिका आवश्यक एंटीबॉडी का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया कि जो एंटीबॉडी चाहिए एंटीजन को मारने के लिए वही प्लाज्मा कोशिका बनाती हैं। प्राथमिक अनुक्रिया के अंत में मैंने आपको कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताया था प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है। जब भी शरीर में कोई भी एंटीजन पहली बार प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, 5 से 7 दिन लगते हैं और मेमोरी कोशिकाएं भी इसके खिलाफ बन जाती हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। ठीक है, और द्वितीयक अनुक्रिया होती है कब? जब वही एंटीजन दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। तो प्राथमिक अनुक्रिया के अंत में एंटीबॉडी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जबकि मेमोरी कोशिका रक्त में परिसंचरण तंत्र में ही बने रहते हैं। मेमोरी कोशिका कहीं नहीं जाती है, मेमोरी कोशिका वही के वही रहती है। ठीक है, तो मेमोरी कोशिका कहीं नहीं जाती, वो वहीं पे रहती है। उसके बाद क्या होता है कि जब द्वितीयक अनुक्रिया होती है तो मेमोरी कोशिका एंटीजन को पहचान लेती है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनवाती है और उसको नष्ट करती है। तो ये है स्टोरी एंटीबॉडी के संश्लेषण का। एंटीबॉडी का संश्लेषण कैसे होता है? जब भी कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट पर आक्रमण करेगा तो दो तरह की कोशिकाएं बनेंगी, एक प्लाज्मा और एक, बताइए, एक मेमोरी कोशिका। मेमोरी कोशिका एंटीजन को पहचानने का काम करती है, वो उसकी याददाश्त अपने पास रख लेगी कि कभी भी वो दोबारा शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको वो पहचान लेगा। ठीक है, और प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी को बनाती है और उसको मारती है। अब देखते हैं कि एंटीबॉडी का काम कैसे चलता है, एंटीबॉडी काम कैसे करती है, शरीर में एंटीबॉडी की क्रिया किस प्रकार होती है। अगर आपको एंटीबॉडी का संरचना देखना है तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए। मैंने आपको इसमें इस प्रकार की संरचना के बारे में बताया था कि एंटीबॉडी वाई आकार की होती है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं एंटीबॉडी को समझने के लिए। तो देखते हैं एंटीबॉडी का काम कैसे चलता है। देखो, अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो आपको कई तरह के क्रियाविधि मिल जाएंगे कि एंटीबॉडी कई तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो मेन होती है वो 3 तरह का काम होता है। ठीक है, एंटीबॉडी 3 तरीके से काम करती है। पहला एग्लूटाइनेशन, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। आप देखो, इंग्लिश ही याद रखिए क्योंकि इसका हिंदी काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत कम ही बुक में ऐसा इसको एज अ हिंदी इसका दिया होता है, तो आप इंग्लिश ही याद रखो। एग्लूटिनेशन, प्रोनाउंसिएशन आप याद रखना, एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्लूटिनेशन क्या है। देखो, जब एंटीबॉडी, ठीक है, क्या एंटीबॉडी एंटीजन के साथ संयुक्त होकर एक जटिल पदार्थ बनाती है तो इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि जब भी कोई एंटीबॉडी किसी एंटीजन से संयुक्त होकर कोई जटिल रासायनिक पदार्थ बनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि फैगोसाइट की कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती है पहचान कर। अब ये बीच में फैगोसाइट कहाँ से आ गई? फैगोसाइट एंटीबॉडी का ही एक पार्ट है जो मेनली एंटीजन को मारने का काम करता है। ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी आपको पता होगा, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन क्या हो गया? जब भी कोई एंटीबॉडी, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एंटीबॉडी है। ठीक है, ये एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी जो है वो किसी एंटीजन से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद एक केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल उत्सर्जित करेगा। तो केमिकल जब उत्सर्जित करेगा ना तो इसको हम लोग कहेंगे एग्लूटिनेशन, और इसी केमिकल को पहचान लेता है फैगोसाइट कि ये हमारे शरीर से बना हुआ नहीं है, बल्कि कोई बाहर से एंटीजन आया है और एंटीबॉडी उसको पकड़ा है, तब ये केमिकल बन रहा है। तो फैगोसाइट उसको पहचान लेता है और उस एंटीबॉडी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है।
तो ये हो गया पहला तरीका जिससे एंटीबॉडी एंटीजन को मार सकता है। दूसरा तरीका ये है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडीज इस प्रकार ढक लेते हैं, मतलब एंटीजेन्स को एंटीबॉडीज इस प्रकार ढक लेते हैं कि उनका पहचान फैगोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा आसानी से हो जाता है और इनका नष्ट कर दिया जाता है। देखो, मान लो कि एंटीबॉडी है, तो इसके चारों तरफ एंटीबॉडीज आ जाएंगे और इसको घेर लेंगे। ठीक है, चारों तरफ से एंटीबॉडीज इसको घेर लेंगे, और जब ये एंटीबॉडीज को घेर लेंगे तो ये जो फैगोसाइट्स की कोशिकाएं हैं आसानी से पहचान लेती हैं कि किस चीज़ को घेर रहे हैं, और फिर उसके बाद फैगोसाइट की कोशिकाएं उसे मार देती हैं। तीसरा तरीका है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? देखो, एंटीजन को एंटीबॉडी के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया। तो एंटीजन को चारों तरफ से एंटीबॉडी घेर लेते हैं, और एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन रासायनिक पदार्थ बनाती है। यानी कि जब ये एंटीबॉडी एंटीजन को चारों तरफ से घेरता है तो एक केमिकल बनता है, जिस केमिकल को कहते हैं एंटीटॉक्सिन रासायनिक। और यही एंटीटॉक्सिन रासायनिक क्या कर देती हैं? एंटीजन को उदासीन कर देती हैं, बिल्कुल निष्क्रिय कर देती हैं, और फिर बाद में फैगोसाइट की कोशिकाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 चरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले एग्लूटिनेशन होगा, फिर ऑप्सोनाइजेशन होगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना? ऐसा नहीं है। ये 3 तरीके हैं जिससे एंटीबॉडी अपना काम कर सकता है। या तो एग्लूटिनेशन के द्वारा एंटीजेंस को मारे जाएंगे, या ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा, या न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कोई भी तरीके से मारे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए और समझिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाली कोशिकाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारी कोशिकाएं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में पाए जाने वाली कोशिकाएं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने पिछले लेक्चर में आपको उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया था। और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में मैंने क्या बताया था कि वैसा प्रतिरक्षा तंत्र जो हम बाहर से लेते हैं, है ना? बाहर से टीकाकरण किया जाता है हमारे शरीर के अंदर, बाहर से एंटीबॉडीज डाले जाते हैं, या फिर बाहर से कोई दवाई लेकर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाए जाते हैं रोगों के विरुद्ध, तो उसको हम लोग कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, और अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी बताया था, तो उसी के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताता हूँ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला बी लिम्फोसाइट्स जिसको हम लोग बी सेल कहते हैं, और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स जिसको हम लोग टी सेल कहते हैं। देखिए कहाँ पाए जाते हैं ये दोनों लिम्फोसाइट्स अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था दोनों ही अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। अस्थि मज्जा क्या है? हड्डी। मैंने बताया था ये हो गया हड्डी, हड्डी के अंदर कुछ मांस पाए जाते हैं जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें पाए जाते हैं स्टेम सेल, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग हेमाटोपोइसिस। नहीं समझ में आया? देखो क्या है, ये है अस्थि। अस्थि के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही स्टेम सेल्स पाए जाते हैं कहीं कहीं, जो इन दोनों कोशिकाओं को बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को। और जब स्टेम सेल इन दोनों कोशिकाओं को बनाती हैं तो इसी को हम कहते हैं हेमेटोपोएसिस। ठीक है, उसके बाद अस्थि मज्जा में से कुछ लिम्फोसाइट्स रक्त परिसंचरण के द्वारा थाइमस में चली जाती है। थाइमस क्या है? थाइमस एक ग्रंथि है जो हमारे फेफड़े के जस्ट ऊपर पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो देखो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स बनाए गए, इसमें से कुछ लिम्फोसाइट्स निकल जाते हैं और रक्त परिसंचरण के माध्यम से, मतलब खून के रास्ते होते हुए वे थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं, जो हमारे फेफड़े के ऊपर पाए जाते हैं। थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं, और थाइमस ग्रंथि में चले जाने के बाद जो लिम्फोसाइट्स जाते हैं थाइमस ग्रंथि में उसको हम लोग कह देते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, देखो इसको समझना ज़रूरी है। ये है अस्थि, अस्थि में है अस्थि मज्जा, और इसमें बनते हैं 2 तरह के लिम्फोसाइट, जिसको 2 तरह के लिम्फोसाइट बने। तो कुछ लिम्फोसाइट यहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं थाइमस में।
थाइमस में चले जाते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट। थाइमस, थाइमस किस चीज़ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे? टी से ही ना लिखेंगे, थाइमस, ठीक है। इसी वजह से इनको हम लोग टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। और जो लिम्फोसाइट इसी में बचे रह जाते हैं, बोन में बचे रह जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट। बी मतलब बोन, ठीक है। तो बात है समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि टी लिम्फोसाइट क्यों कहता है, तो आप कहेंगे कि अस्थि मज्जा में से कुछ लिम्फोसाइट थाइमस में चले जाते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बचे रह जाते हैं, मतलब अस्थि मज्जा में बचे रह जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। मतलब बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं और टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट का काम क्या है। देखिए, बी लिम्फोसाइट ऐसे प्रोटीन्स उत्पन्न करते हैं जो रोगाणुओं से क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स को एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एंटीबॉडी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है जो रोगाणुओं से लड़ते हैं, तो ये बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। चूंकि एंटीबॉडी रक्त में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को हम लोग ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम किस लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनते हैं, तो आप बताएंगे बी लिम्फोसाइट। या फिर ये पूछा जाएगा ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के लिए उत्तरदायी कौन है, तो बी लिम्फोसाइट्स ही उत्तरदायी है। क्यों है? क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स जो है ना, वो रक्त में ही पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स के एंटीबॉडी रक्त में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कहते हैं। ह्यूमोरल का मतलब होता है तरल पदार्थ जो मानव के शरीर से निकलता है। फिर देखिए, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में विशेष एंटीबॉडी होते हैं जो विशेष एंटीजेंस को पहचानते हैं और उससे लड़ते हैं। फिर आगे, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के लिए बी लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। इस इम्यून सिस्टम को हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं, आप इसको प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। तो मैं इसको फिर से रिकॉल कर दूँ, बी लिम्फोसाइट से कौन सा इम्यून सिस्टम बनता है, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये रक्त में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टी लिम्फोसाइट्स पर। देखिए, यह स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिर्फ बी लिम्फोसाइट, शुरुआत में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो उसी में बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी बना सकते हैं। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी बनवाने में सहायता करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी जो बनाता है ना, उसको सहायता करते हैं ये। उसके बाद इनके द्वारा बनाए गए प्रतिरक्षा तंत्र को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अंतर समझ में आया? अगर बी लिम्फोसाइट से कोई अगर बी लिम्फोसाइट से इम्यूनिटी बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट से अगर कोई प्रतिरक्षा तंत्र बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। बात आई समझ में? अब देखिए, इस इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स की विशेष कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। किस इम्यूनिटी में? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स की कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग टी साइटोटॉक्सिक कहते हैं। ये अपने क्लोन्स बनाकर एंटीजेंस पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बी लिम्फोसाइट भी एंटीजन को नष्ट करता है, टी लिम्फोसाइट भी एंटीजन को नष्ट करता है। बी लिम्फोसाइट अपना एंटीबॉडी बनाकर नष्ट करता है और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तो नहीं बनाता है, लेकिन ये जो टी साइटोटॉक्सिक है, यही एंटीजन को नष्ट कर देता है, ठीक है। यही अंतर है, आप याद रखेंगे। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। टी लिम्फोसाइट एंटीजन को मारने के लिए क्या यूज़ करता है, टी साइटोटॉक्सिक यूज़ करता है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये एग्जाम में तो कई बार पूछा भी गया है। सहायक, यानी इसको हेल्पर कहते हैं, किलर और सप्रेसर। देखिए, सहायक टी सेल, यह एंटीजेंस से बंधता है और संक्रमण को पहचानता है। मतलब शरीर में जहाँ पे भी संक्रमण हुआ होगा, वहाँ पर सहायक टी सेल पहुँचेगा, उसको पहचानेगा और एंटीजेन से बंध जाएगा। और फिर यह बी सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब यही जो टी सेल है ना, यही बी सेल को यानी बी लिम्फोसाइट्स को
ऑर्डर देगा कि आप बनाइए एंटीबॉडी और एंटीजन को नष्ट कीजिए। फिर किलर, किलर नाम से ही पता चल रहा है कि किल करता है, एंटीजन को नष्ट करता होगा, एंटीजन को ये मारता है इस कोशिका से टी साइटोटॉक्सिक की सहायता से। उसके बाद है सप्रेसर टी सेल। सप्रेस यानी कि दबाता है क्या? देखो, जब भी शरीर में जब एंटीजन कम हो जाएंगे, संक्रमण जब शरीर से कम हो जाएंगे ना, तो ये एंटीबॉडी की सक्रियता को क्या कर देगा? कम कर देगा। नहीं समझ में? देखो, जैसे मान लो कि शरीर में कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गया, कोई एंटीजन प्रवेश कर गया, तो एंटीबॉडी तो बन गया, एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर दिया और शरीर ठीक हो गया, शरीर बीमारी से ठीक हो गया। तो अब सप्रेसर टी सेल क्या करेगा कि अब उस एंटीबॉडी की सक्रियता को कम कर देगा, यानी उसको कहेगा कि भाई देखो, अब ये शरीर सुरक्षित है, इस शरीर में से एंटीजन खत्म हो गए हैं, अब आप आराम करिए, अब आप अपना काम बंद कर दीजिए। जब दोबारा शरीर में एंटीजन आएंगे तब आप फिर से एक्टिवेट होइएगा। ठीक है, तो यही काम है सप्रेसर टी सेल का। तो आई होप कि आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट में, और मेरा टेलीग्राम हैंडल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैं अपने सारे लेक्चर की पीडीएफ को डाल देता हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसका नाम मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, बायोलॉजी नर्ड्स हिंदी। ठीक है, ये टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो आज के लिए तो काफ़ी है। थैंक यू।